बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंबर नाग मारिया सीरीज की किस्त नंबर 24 जहरीली बांसुरी का आखिरी हिस्सा पेशे खिदमत करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स, चले चलते हैं कहानी की तरफ। लेकिन मक्कार कनीज वर्षा भी होशियार हो चुकी थी। इसे अरजंग ने खास आदमी के हाथ पैगाम भिजवा दिया था कि इसकी जिंदगी खतरे में है, इसलिए फौरन महल छोड़कर वीरान खंडरों में पहुंचकर इसका इंतजार करें। वर्षा कनीज को जब अरजंग की यह इतला मिली तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। इसका मतलब ये था कि इसका राज फाश हो गया है। वो बादशाह फुमंचू के कहर और जुल्म से अच्छी तरह वाकिफ थी। इसने अरजंग का पैगाम मिलते ही अपने कमरे में जाकर लिबास बदला और महल के खुफिया रास्ते से निकलकर बाहर आ गई। बाहर पहरेदार ने इसे रोक लिया। कौन हो तुम और कहाँ जा रही हो? वर्षा ने चेहरे का नकाब उठाकर इसे देखा और डांट कर कहा, तुम मलका की खास कनीज को भी नहीं पहचानते? मैं वर्षा हूँ और बादशाह के खास हुक्म से एक ज़रूरी काम पर जा रही हूँ। सिपाही ने झुककर अदब से कहा, माफ़ी चाहता हूँ हुजूर, मुझसे गलती होगी। और वर्षा महल की दीवार से गुजरकर झील के अकब वाले दरख्तों में से होते ही वीरान खंडरों में पहुंच गई। वो परेशान थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कोई इसका पीछा तो नहीं कर रहा। वीरान खंडर में आकर इसने अरजंग की तलाश शुरू कर दी। वो एक पुरानी हस्ता दीवार के करीब से फूंक फूंक कर कदम उठाती गुजर रही थी कि पीछे से अरजंग ने इसके कंधे पर हाथ रख दिया। वर्षा के मुंह से चीख निकल गई। अरजंग ने फौरन इसके मुंह पर हाथ रख दिया। घबराओ नहीं, मैं हूँ अरजंग, तुम्हारा दोस्त। वर्षा ने इत्मीनान का सांस लेकर कहा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। ये बताओ कि हमारा राज क्यों कर फाश हुआ? वो कौन शख्स है जिसने हमारी साजिश को बेनकाब कर दिया? हमने तो बड़ी राजदारी से काम लिया था, कहीं घोड़ों के सौदागर ने तो गद्दारी नहीं की। अरजंग ने कहा, इस बेचारे ने तो हमारी खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अगर वो अपनी जान कुर्बान ना करता तो इस वक्त तुम्हें बचाने के लिए मैं भी जिंदा ना होता। और फिर अरजंग ने इसे अलफ से लेकर ये तक सारी कहानी सुना डाली कि किस तरह अंबर नाम का एक सौदागर अपने दोस्त नाग के साथ घोड़े खरीदने आया और किस तरह उन्होंने छुपकर उनकी सारी बातें सुन ली और फिर वहां से मलका चीन को बाखबर करने का मंसूबा बनाया। फिर किस तरह सौदागर ने इन्हें कत्ल करना चाहा मगर खुद सांप के डसने से हलाक हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, वरना इस मूजी साहब ने मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ना था। वर्षा गहरी सोच में पड़ गई। फिर अब क्या होगा? हम अपनी हुन कौम के सरदार को जाकर क्या मुँह दिखाएंगे? अगर हम वलीअहद को कत्ल किए बगैर वापस चले गए तो सरदार हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरजंग ने कहा, तुम फिक्र न करो। अरजंग ने कभी शिकस्त का मुंह नहीं देखा। हम कोई और साजिश करेंगे मगर वलीअहद को हलाक करके ही दम लेंगे। वर्षा ने कहा, और साजिश क्या हो सकती है? सारे महल में लोग मेरी शक्ल से वाकिफ हो गए हैं। मैं अब महल में नहीं जा सकती। अगर महल में किसी ने मुझे देख लिया तो वो मेरी टिक्का बोटी कर देंगे, बल्कि फुमंचू खुद मेरी टिक्का बोटी करके आदम होरू की तरह भून कर खा जाएगा। अरजंग ने कहा, अभी कुछ रोज़ हमें सब्र से काम लेना होगा। दूसरी साजिश ज़रूर तैयार की जाएगी और इस दफ़ा हम अपनी साजिश में किसी को शरीक करेंगे नहीं और ना कभी नाकाम होंगे। वर्षा ने कहा, वो तो ठीक है मगर सवाल ये है कि हम इस शहर में किस जगह छुप कर रहेंगे? बादशाह तो सारे शहर में हमें शिकारी कुत्ते छोड़कर तलाश करवाएगा, इसकी नज़रों से कैसे बचेंगे? अरजंग ने कहा, तुम मेरे साथ आओ। यहाँ से 7 कोस के फासले पर एक पहाड़ी गार है, वहाँ मैं अक्सर छुपा करता हूँ। इस गार का मुंह एक तालाब के किनारे ढलान में है और वहाँ घनी झाड़ियाँ उगी हुई हैं। हम अभी कुछ रोज़ वहाँ जाकर छुपते हैं, फिर जब हालात अच्छे होंगे तो किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। इतनी देर तक मैं भी कोई मुनासिब ठिकाना तलाश कर लूँगा। वर्षा ने कहा, ठीक है, अब इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं है, जल्दी चलो यहाँ से। बादशाह के सिपाही अभी हमारी तलाश में निकल के खड़े होंगे। दोनों घोड़े पर सवार होकर इस गार की तरफ चल पड़े। इधर बादशाह फुमंचू नंगी तलवार हाथ में लिए आग बोला बना शाही गरम में आंदाहल हुआ और चीख कर बोला, कहाँ है वो जलील कनीज वर्षा? इसे फौरन हाजिर किया जाए। हरम की कनीजों के रंग उड़ गए, वो इधर उधर भागने लगी। बड़ी कनीजें और ख्वाजा सर सजदे में गिर पड़े। फुमांचू ने एक बार फिर गरज कर कहा, कहाँ है वर्षा? वर्षा की तलाश शुरू होगी। मालूम हुआ कि वर्षा गायब है। बादशाह खुद खुफिया रास्ते में आ गया जहाँ से कनीजों ने वर्षा को बाहर निकलते हुए देखा था। बादशाह के साथ साथ शाही दस्ता भी खुफिया रास्ते से निकलकर महल की अगली दीवार के बाहर आ गया।
यहाँ के पहरेदार सिपाही से बादशाह ने पूछा, क्या तुमने वर्षा को यहाँ से गुजरते देखा है? सिपाही थर थर कांपने लगे। बादशाह सलामत वो यहाँ से गुजरी थी। इसने कहा कि वो बादशाह का खास काम करने जा रही है। बादशाह ने गुस्से में आकर तलवार का एक हाथ मारा और सिपाही की गर्दन उड़ा दी। ये सजा है बादशाह के दुश्मन को भगा देने की। फमांचू ने इसी वक्त फौज को साथ लिया और रथों पर सवार होकर इस पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए जहाँ मरकज चीन वलीअहद शहजादे के साथ ठहरी हुई थी। शाम के वक्त शाही काफिला पहाड़ पर पहुंच गया। बादशाह ने वलीअहद को अपने सीने से लगा लिया और मलका से कहा, मलका, हम खुश हैं कि तुम्हारा पैगाम हम तक पहुंचा, लेकिन अफसोस के वर्षा महल से फरार हो चुकी थी, मगर मैंने सिपाही इसकी तलाश में छोड़ दिए हैं। वो मेरे पंजे से बचकर कहीं नहीं जा सकती। अब मैं तुम्हें और वलीअहद को यहाँ एक पल के लिए भी नहीं ठहरने दूंगा। तुम्हें अभी मेरे साथ महल में वापस चलना होगा। और ऐसा ही हुआ। शहंशाह चीन फमांचू अपनी मलका और वलीअहद शहजादे को साथ लेकर फौज की हिफाजत में रातों रात वापस शाही महल की तरफ चल पड़ा। आधी रात को बादशाह की सवारी महल में उतर गई। अगले रोज शाही दरबार में हीरू के शाही चोर मूर्ति को तलब किया गया। अंबर और नाग भी दरबार में मौजूद थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि मूर्ति चोर की गर्दन को काट कर कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए। इस बदबख्त चोर को मेरी नज़रों के सामने से ले जाओ। मुझे चोरों से नफरत है। ये एक इंतहाई घटिया काम है और सिर्फ घटिया लोग ही चोरी करते हैं। सिपाही मूर्ति को दरबार से लेकर किले की दीवार के ऊपर ले गए। यहाँ एक चबूतरे पर काले कपड़े पहने एक जल्लाद कलहाड़ा लिए मूर्ति का इंतजार कर रहा था कि कब वो आए और उसकी गर्दन उतार दी जाए। मूर्ति चोर को गश पर गश आ रहे थे। वो कदम कदम पर गिर पड़ रहा था। सिपाही हंटर मार मार कर इसे उठा रहे थे और ज़बरदस्ती अपने पाँव पर चला रहे थे। चबूतरे के पास जाकर जल्लाद ने इसे गर्दन से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। जोर से हाथ मारकर इसके कपड़े फाड़कर गर्दन नंगी कर दी। फिर इसे ज़बरदस्ती चबूतरे के पत्थर पर झुकाकर लकड़ी के शिकंजे में कस दिया। मूर्ति चीख मारकर रोने लगा। जल्लाद ने कलवाड़ा उठाया और खटाक इसकी गर्दन तल से जुदा कर दी। बुरे काम करने वालों को बुराई की सजा मिल गई थी। मूर्ति की गर्दन और धड़ को भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया गया। अंबर और नाग शाही महल में ठहरे हुए थे। बादशाह इनकी बड़ी इज्जत करता था, मगर अंबर और नाग को सबसे ज़्यादा परेशानी अपनी बहन मारिया के बारे में थी कि खुदा जाने वो कहाँ है, किस हाल में है। इसके बारे में इन्हें कुछ भी खबर नहीं मिली थी। इधर आप ज़रा मारिया का भी हाल देखें कि वो क्या कर रही है और कहाँ है। ये तो आपको मालूम ही था कि वो दीवार चीन की तरफ अंबर और नाग के बारे में मालूमात हासिल करने जा रही थी, क्योंकि इसे मालूम था कि वहाँ दीवार चीन के उस दरवाजे पर जहाँ से मुसाफिर आते जाते हैं एक किताब होती है जिस पर आने जाने वालों के नाम लिखे होते हैं। अगर अंबर नाग वापस गए होंगे तो इनके नाम ज़रूर वहाँ लिखे होंगे। चलते चलते आखिर मारिया दीवार चीन के पास पहुँच गई। इसने दीवार के साथ जनूब मशरक की तरफ चलना शुरू कर दिया, क्योंकि बड़ा दरवाज़ा इसी तरफ था। दीवार चीन पर पहरेदार सिपाही थोड़े थोड़े फासले पर गश्त लगा रहे थे। वो बड़े सदर दरवाजे के पास आकर रुकी। अब वो सोचने लगी कि कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार करे कि दरवाजे पर जो चौकीदार बैठा है इसके रजिस्टर में से अंबर और नाग का नाम तलाश करे। सोच सोच कर आखिर इसने एक फैसला किया। अपने घोड़े को एक जगह टीले की झाड़ियों के पीछे ले जाकर छुपा कर बांध दिया और वो चलती हुई बड़े दरवाजे की ड्योढ़ी में आ गई। वो सबको देख रही थी, मगर इसे कोई नहीं देख सकता था। ड्योढ़ी में सिपाही इधर उधर चल फिर रहे थे। मारिया भी इनके दरमियान बच बचा कर चलती हुई कि किसी का इससे कंधा ना छू जाए इस चौकीदार के पास आ गई, जो अपने सामने चौकी पर बड़ा सा रजिस्टर खोले बैठा था। इसमें इन लोगों के नाम और हुलिये दर्ज थे जो शहर से बाहर निकलते थे। मारिया इस चौकीदार सिपाही के अकब में जाकर खड़ी हो गई और झुककर बड़े गौर से खुली किताब को तकने लगी। अब ज़रूरत इस बात की थी कि वो वर्का उल्ट कर पीछे भी देखे, मगर ये क्यों कर हो सकता था। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। मारिया ने फर्श पर गिरा हुआ एक पत्थर उठाकर दूसरी तरफ फेंका। इसकी आवाज़ पर चौकीदार उठकर दूसरी तरफ गया तो मारिया ने किताब के वर्क उल्टना शुरू कर दिए और पीछे देखना शुरू कर दिया, मगर इसे कहीं भी अंबर या नाग के नाम और हुलिये दिखाई नहीं दिए। उन लोगों ने सरहद पार नहीं की थी। इसका मतलब ये था कि वो अभी चीन में ही थे। इतने में चौकीदार अंदर आ गए। इसने जो अपने आप किताब के वर्क उल्टते हुए देखे तो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि कमरे में हवा भी नहीं चल रही थी। मारिया ने वर्क उल्टना बंद कर दिए और परे हटकर खड़ी हो गई। चौकीदार एक लम्हे के लिए बड़े गौर से किताब के वर्क देखे तरह फिर सर हिलाकर बैठ गया। मारिया कमरे से बाहर निकलकर ड्योढ़ी में आ गई। ड्योढ़ी में सिपाही घूम फिर रहे थे। एक सिपाही से मारिया का कंधा टकरा गया। इसने दूसरे सिपाही की तरफ देखकर कहा, क्या बात है, बड़े कंधे मार रहे हो? दूसरे सिपाही ने हैरानी से कहा, मैंने तो तुम्हें कंधा नहीं मारा। पहला बोला, बकवास करते हो। इन दोनों के आपस में तू मैं शुरू होगी। मारिया हंसती हुई ड्योढ़ी में से बाहर निकल गई। टीले की ओट में जाकर इसने देखा तो घोड़ा गायब था। जिस जगह इसने घोड़ा बांधा था वहाँ कुछ भी नहीं था। मारिया तो परेशान होगी। घोड़े के बगैर तो वो एक कदम भी ना चल सकती थी। इसने सोचा था कि वो किसी काफले या रथ पर या घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर वापस कैसे जाएगी।
मगर यहाँ तो इसका अपना घोड़ा ही गायब हो गया था। इसने इधर उधर घूम फिर कर देखा कि कहीं घोड़ा ही रस्सी चढ़वा कर सैर सपाटा न करना चला गया हो, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था और भी दरख्तों के साथ रस्सी भी नहीं थी। साफ मालूम हो रहा था कि कोई घोड़े को खोल कर ले गया है। मारिया ने सोचना शुरू कर दिया कि यहाँ कौन इसका घोड़ा खोल कर ले जा सकता है। यहाँ तो सारे सिपाही रहते हैं और चीन के सिपाही बड़े ईमानदार होते हैं, वो चोरी कभी नहीं करते। और फिर इनके पास अपने घोड़े मौजूद थे, इनकी तनख्वाहें बड़ी बड़ी थी, इन्हें चोरी करने की क्या ज़रूरत थी भला। तो फिर ये चोरी किसने की? चोर कौन था? जाहिर है वो इसी इलाके में कहीं होगा या वो घोड़ा लेकर दारा हुकूमत की तरफ रवाना हो गया होगा। इस तरह तो इसका पीछा करना भी मुश्किल था। मारिया ने पहले तो हिम्मत हार दी, फिर इसने सोचा कि इसका सफ़ेद घोड़ा बहुत बरकरार और वफादार था, इसे इसकी ज़रूर तलाश करनी चाहिए। घोड़े को दोबारा हासिल करने का पक्का फैसला करके वो दीवार के साथ साथ चलने लगी। इसने ज़मीन पर घोड़े के कदमों के निशान तलाश करने की बहुत कोशिश की। आखिर इसे घास के मैदान में से निकलकर घोड़े के खुरू का निशान नजर आ गई। ये निशान एक गांव की तरफ जा रहे थे जो करीब ही था। मारिया चलते चलते इस गांव में पहुंच गई। निशान गांव से भी आगे निकल गए। मारिया भी निशानों का पीछा करते करते गांव से दूर निकल गई। यहाँ इसे एक मकाम पर एक टूटी फूटी सी हवेली दिखाई दी। घोड़ों के कदमों के निशान इस हवेली की तरफ जा रहे थे। मारिया हवेली के बाहर आ गई। हवेली का बड़ा दरवाज़ा बंद था। दीवारों की ईंटें जगह जगह से उखड़ी हुई थी। एक तरफ से छप्पर ढह रहा था। घोड़े के कदमों के निशान यहीं आकर मिट्टी और घास में गुडमुड हो गए थे। मारिया खड़े होकर सोचने लगी कि घोड़ा यहाँ कहाँ होगा। हवेली के अंदर कौन लोग हैं? क्या यहाँ डाकू रहते हैं? आखिर उसने हिम्मत करके दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। अंदर से किसी की आवाज़ ना आई। मारिया ने फिर दस्तक दी। इस दफ़ा किसी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दिया। मारिया जल्दी से पीछे हट गई। एक आदमी बाहर निकला जिसकी शक्ल तिब्बत के रहने वाले लोगों की सी थी। इसने सर पर लोहे का हो पहन रखा था। इसने इधर से देखा और दोबारा अंदर चला गया। इस दौरान में मारिया दरवाजे में से गुजरकर अंदर जा चुकी थी। अंदर एक और आदमी घोड़े को चारा डाल रहा था। ये मारिया का सफ़ेद घोड़ा था। अंदर वाले आदमी ने पूछा, बाहर कौन था? तिब्बती ने कहा, कोई भी नहीं था, मेरा ख्याल है हवा होगी। दूसरे ने कहा, खबरदार रहना, यहाँ अगर किसी को पता चल गया कि हमने घोड़ा चुराया है तो दीवार पर उल्टा लटका देंगे। यहाँ चोरी की सज़ा मौत है। फिर से जाके देख आओ, बाहर कोई सिपाही तो नहीं है। तिब्बती ने कहा, कह जो दिया एक बार कि बाहर कोई नहीं है। बार बार कहने की क्या ज़रूरत है? मैंने इस किस्म के सैकड़ों घोड़े चुरा कर बेच डाले हैं, मुझे तो कोई नहीं पकड़ सकता। मारिया समझ गई ये लोग चोर हैं और घोड़े चुरा कर फरोख्त करते हैं। अब वो घोड़ा लेकर वहाँ से फरार होना चाहती थी, मगर दोनों चोर घोड़े के आसपास खड़े थे। घोड़े ने मारिया की मौजूदगी को महसूस कर लिया था और वो एक बार ज़ोर ज़ोर से हिनहाया। एक चोर ने कहा, यह हिनहाया क्यों? दूसरा बोला, ये तुम्हें देखकर खुश हो रहा है, बकवास बंद करो। अच्छा, अब यहाँ से भागने की फिक्र करो, घोड़े का मालिक ज़रूर हमारी तलाश में आएगा। एक मुद्दत के बाद सफ़ेद घोड़ा चोरी किया है, इसके काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। यहाँ से इसे लेकर जितनी जल्दी हो सके निकल चलना चाहिए। चोर ने कहा, पागल आदमी, इस वक्त यहाँ से निकलना खतरनाक है, ज़रा शाम का अंधेरा फैलने दो तो निकलेंगे, ये घोड़ा तो दूर से नज़र आ जाएगा। दूसरा बोला, तुम्हारा मतलब ये है कि अभी हमें शाम का इंतज़ार करना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। अच्छा, तो तुम ऐसा करो, घोड़े की हिफाजत करो, मैं गाँव जाकर कुछ खाने को लाता हूँ, मुझे बड़ी भूख लगी है और फिर रास्ते में भी हमें कुछ खाने पीने की ज़रूरत पड़ेगी, मगर जल्दी वापस आ जाना, फिक्र ना करो, अभी गया और अभी आया समझो। एक चोर हवेली में से बाहर निकल गया और दूसरा चोर घोड़े के पास बैठ गया। इसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पहला चोर जाते हुए इसे कह गया था, खबरदार कोई भी आए दरवाज़ा मत खोलना। मारिया ने सोचा कि इस चोर को यहाँ से कैसे भगाया जाए। इसने दरवाजे पर जाकर अंदर से दरवाजे पर दस्तक दी। वो चोर को नज़र तो नहीं आ रही थी। वो ये समझा कि बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। वो उठकर दरवाजे के पास आ गया और बोला, कौन है बाहर कोई होता तो जवाब देता, बाहर तो कोई भी नहीं था। चोर वापस आकर फिर घोड़े के पास बैठ गया। मारिया ने अब क्या किया कि दरवाजे के पास जाकर इसकी कुंडी खोल दी और दोनों कुआर खोल दिए। दरवाजे के खुलते ही चोर हड़बड़ा कर उठ बैठा और बाहर आ गया। इसने तलवार खींच ली ताकि अगर कोई सिपाही हो तो इसका मुकाबला करे, मगर बाहर कोई भी नहीं था। मारिया अगर घोड़े पर सवार हो जाती तो घोड़ा गायब तो हो जाता, मगर वो इसे लेकर बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि इस तरह इसका साथ दरवाजे की छत से टकरा जाता। मारिया के लिए अब एक ही सूरत बाकी रह गई थी। चुनांचे इसने घोड़े की पीठ पर जोर से हाथ मारा। घोड़ा जोर से उछला और हिनहिनाया। मारिया ने रस्सी खोल दी। घोड़ा बाहर की तरफ भाग गया। मारिया एक तरफ होगी। जो ही घोड़ा बाहर निकला, चोर ने लपक कर इसकी लगाम थाम ली। कम वक्त बड़ा ही दलेर घुड़सवार था वो चोर भी। इसने थोड़ी दूर भागकर घोड़े को रोक लिया और पुचकारता हुआ हवेली की तरफ ले आया। अब मारिया ने चोर को चारों खाने
गिराने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो इसके लिए हुआ मुसीबत का बायस बन रहा था। वो हवेली के दरवाजे के पास आया ही था कि मारिया ने जोर से डंडा इसके सर पर दे मारा। चोर चकरा कर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मारिया ने घोड़े की लगाम थामी और उस पर सवार होने ही वाली थी कि अचानक दूसरा चोर वहां आ गया। इसने जो अपने साथी को बेहोश और घोड़े को हवेली के बाहर देखा तो भागकर घोड़े पर सवार हो गया। वह घोड़े को भगाने ही वाला था कि मारिया ने एक जोरदार डंडा इसकी कमर पर जमा दिया। चोर हाय कहकर जमीन पर गिर पड़ा। मारिया ने इसके उठते ही दूसरा डंडा इसके सर के ऊपर दे मारा। दूसरा चोर भी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। मारिया को इन पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि वहाँ बीच में पड़कर इसका वक्त ज़ाया कर रहे थे। दोनों चोरों को बेहोश छोड़कर मारिया घोड़े पर सवार हुई और उस बड़ी पथरीली सड़क पर चल पड़ी जो चीन की दारुल हुकूमत कैथे की तरफ जाती थी। मारिया को हम चीन के रास्ते में छोड़ते हैं और ज़रा अरजंग और कनीज वर्षा की खबर लेते हैं कि वो वलीअहद शहजादी को अगवा या कत्ल करने के लिए कौन सी नई साजिश कर रहे हैं। अंबर और नाग तो बड़े ठाठ से शाही महल में रह रहे थे, इन्हें मारिया की फिक्र ज़रूर थी। अरजंग और वर्षा शहर से बाहर वाले पहाड़ के गार में छुपे हुए थे। अरजंग एक रोज़ फ़कीर का बेस बदल कर गार से बाहर निकला, शहर आया, वहाँ से खाने पीने की कुछ चीज़ें खरीदी और इसे मालूम हुआ कि बादशाह फमंचो इनकी तलाश में है। सिपाही फमंचो के हुक्म से शहर में जगह जगह छापे मार रहे हैं। वापस गार में आकर इसने सारी रोदात वर्षा को सुना दी। वर्षा ने कहा, फमंचो के सिपाही यहाँ भी पहुँच कर हमें तलाश कर लेंगे। इनकी मिसाल शिकारी कुत्तों की सी है, जिसने अपने शिकार की बू सूंघ ली हो वो शिकार को पकड़े बगैर चैन से नहीं बैठता। अरजंग बोला, इनका बाप भी इस गार में नहीं पहुँच सकता। ये इस इलाके की सबसे महफूज तरीन जगह है, किसी को इस गार का इल्म नहीं हो सकता। वर्षा बोली, तुम अहमक हो, ना समझ हो। तुम ना तो फमंचो को जानते हो और ना ही इसकी फौज के सिपाही को जानते हो। तुम देख लेना, एक न एक दिन वो इस गार के बाहर खड़े होंगे। अरजंग फिक्रमंद होकर कहने लगा, अगर तुम सच कहती हो तो फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? हम इस मुल्क को छोड़कर बाहर नहीं भाग सकते। हमारे सामने दीवारें चीन खड़ी है, हमें बड़ी आसानी से गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर हमारा वही हशर होगा जो मूर्ति चोर का हुआ। हमारी गर्दनें उड़ाकर शहर के दरवाज़ों पर लटका दी जाएंगी। सवाल ये है कि हम कब तक यहाँ छुपे रहेंगे? हमें वापस जादूगरनी के पास जाकर इसे इतला देनी है और आइंदा क्या करना है इसके बारे में इससे हदायत लेनी है। वर्षा ने कहा, अभी तो हम फमंचो के सिपाहियों से जो हमें तलाश कर रहे हैं अपनी जान बचानी है और इसकी एक ही सूरत है कि हम किसी तरह से इस गार के अंदर एक और गार खोद लें और वहाँ जाकर छुप जाएं, ताकि अगर सिपाही यहाँ पहुँच जाएं तो हम इनकी नज़रों से ओझल हो सकें। अरजंग कहने लगा, हम आज ही ये सुरंग खोदना शुरू कर देंगे। चनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। अरजंग ने गार के अंदर जाकर पत्थरों के दरमियान एक ढलानी जगह पर से जमीन खोदना शुरू कर दी। वर्षा पत्थर हटाती गई। वो 2 रोज तक गार खोदते रहे। तीसरे रोज उन्होंने दीवार में नीचे की जानब इतनी जगह बना ली कि वक्त पड़ने पर वहां जाकर छुप जाएं और किसी की इन पर नजर न पड़ सके। अरजंग बाहर से जाकर और पत्थर उठा लाया और उसने सुरंग के मुंह पर बेशुमार छोटे बड़े पत्थर इस तरह रख दिए कि वहां दीवार सी बन गई और सुरंग का मुंह इस तरह ढक गया कि मालूम ही नहीं होता था कि वहां कोई सुरंग भी है। इस काम से फारग होकर वो गार से बाहर निकल आए। तालाब में उन्होंने गुस्ल किया। अरजंग का लाया हुआ खाना बैठकर खाया। खुली हवा में गहरे गहरे सांस लिए और आराम करने के लिए एक बार फिर गार में घुस गए। छठे रोज वो गार के अंदर बैठे वहां से फरार होने की बातें कर रहे थे कि अचानक इन्हें बाहर घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। वो दोनों बातें करते करते खामोश हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। घोड़े की टापों की आवाज़ गार के पास आकर रुक गई। अरजंग भाग कर गार के मुंह के पास क्या क्या देखता है कि फमंचो की फौज के खास सुराग रसा सिपाही घोड़ों से उतरकर तालाब के किनारे आराम कर रहे हैं। कोई पानी पी रहा है, कोई नहा रहा है और कोई घोड़े को पानी पिला रहा है। एक सिपाही पत्थरों को गौर से देखता गार की तरफ बड़ा चला आ रहा था। अरजंग फौरन वापस मुड़ा। इसने वर्षा को बताया कि सिपाही इनकी तलाश में गार तक पहुंच गए हैं। वो भी सरगोशी में बातें ही कर रहे थे कि एक सिपाही गार के अंदर दाखिल हो गया। अरजंग और वर्षा को इतनी मोहलत ही ना मिल सकी कि वो भागकर गार के अंदर वाली सुरंग में पनाह ले सके। अरजंग ने वर्षा को दीवार के साथ कर दिया और खुद तलवार खींचकर एक बड़े पत्थर के नीचे छुप गया। सिपाही फूंक फूंक कर कदम उठाता आगे बढ़ रहा था। इसके हाथ में भी नंगी तलवार थी। वो गार की दीवारों को बड़े गौर से देख भी रहा था और अरजंग पत्थर के पीछे दम साधे खड़ा था। दूसरी तरफ वर्षा भी साए में सांस रोके खड़ी थी। सिपाही अरजंग के पत्थर के करीब पहुंचकर रुक गया और कान लगाकर जैसे कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। ऐसा लगता था जैसे इसने अरजंग की सांस लेने की आवाज़ सुन ली थी, क्योंकि गार में बड़ी खामोशी छाई हुई थी। अरजंग ने सांस रोक लिया। सिपाही भी बुत बनकर खड़ा रहा। आहर अरजंग कब तक सांस रोकता? जब इसने सांस छोड़ा तो सिपाही तलवार खींचकर पत्थर के सामने आकर चीखा, बाहर निकल आओ जो कोई भी तुम हो। अरजंग तलवार सौंध कर बाहर आ गया
اگر وہ ایسا نہ کرتا تو سپاہی اسے تلوار مار کر ہلاک کر دیتا۔ اپنی جان بچانے کے لیے اسے سامنے آنا ہی پڑا، حالانکہ وہ بے خبری میں سپاہی پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ جو ہی وہ سامنے آیا، چینی سپاہی نے اسے پہچان لیا۔ یہ تو ارزنگ ہے جس کی تلاش میں وہ مارے پھر رہے ہیں۔ اس نے چیخ مار کر کہا، ادھر آؤ میرے ساتھیوں، ارزنگ یہاں موجود ہے۔ وہ آواز دے کر اپنے ساتھی سپاہیوں کو بلانا چاہتا تھا، مگر اس کی چیخ غار کے اندر ہی گونج کر رہ گئی۔ ارزنگ نے جب دیکھا کہ سپاہی نے اسے پہچان لیا ہے تو وہ اس پر ٹوٹ پڑا۔ سپاہی بھی ڈٹ کر سامنے آ گیا، دونوں کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ سپاہی بار بار اپنے ساتھیوں کو آواز دے رہا تھا۔ یہ بات ارزنگ کے لیے بڑی خطرناک تھی۔ وہ جلدی سے جلدی سپاہی کی آواز ہمیشہ کے لیے خاموش کر دینا چاہتا تھا۔ وہ پہلو بدل بدل کر پے در پے وار کرنے لگا۔ سپاہی بھی بڑا ماہر تلوار زن تھا، وہ ارزنگ کا ہر وار بچا جاتا۔ اب اس نے بھی بڑھ چڑھ کر حملے شروع کر دیے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے ارزنگ کو نیچے گرا دیا۔ قریب تھا کہ وہ ارزنگ کے سینے میں تلوار گھونپ دیتا۔ ورشا نے پیچھے سے پتھر اٹھا کر بڑے زور سے سپاہی کے سر پر دے مارا۔ سپاہی کی آنکھوں کے سامنے نیلے رنگ کی بجلی سی کون گئی اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس کے گرتے ہی ارزنگ نے تلوار مار کر اسے ہلاک کر دیا اور اس کی لاش کو گھسیٹ کر اس سرنگ میں لے گیا جو انہوں نے اپنے لیے بنائی ہوئی تھی۔ وہ خود بھی ورشا کے ساتھ سرنگ میں اتر کر چھپ گیا اور باہر سرنگ کے منہ کے پتھروں پر اور سوکھی جھاڑیوں پر سے اس طرح ڈانپ دیا کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کوئی سرنگ بھی ہے۔ سپاہی کی لاش ان کے قریب ہی پڑی ہوئی تھی۔ زمین پر گرے ہوئے خون کو انہوں نے مٹی اور پتھر ڈال کر چھپا دیا۔ ویسے بھی غار میں اتنی روشنی نہیں تھی کہ زمین پر گرا ہوا خون نظر آ جاتا۔ ورشا نے کہا، اگر میں پیچھے سے پتھر نہ مارتی تو اس سپاہی نے تمہاری جان لے لی ہوتی۔ ارزنگ بولا، ہاں میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر تم نے وقت پر حملہ نہ کیا ہوتا تو اس نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا، پھر تم بھی نہ بچ سکتی۔ تمہیں بھی سپاہی اپنے ساتھ لے جاتے اور بادشاہ کے حوالے کر دیتے، اور بادشاہ تمہارے ساتھ جو سلوک کرتا ہے جس سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ ورشا نے کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں نے سپاہی کو ہلاک کر کے تمہاری نہیں بلکہ اپنی جان بچائی ہے؟ ارزنگ بولا، دونوں کی جان بچائی ہے۔ بہرحال اب یہ وقت اس قسم کی فضول باتوں کا نہیں ہے، ہمیں خاموش رہ کر دیکھنا ہے کہ اس سپاہی کی تلاش میں اس کے ساتھی اندر آتے ہیں یا نہیں۔ کم بخت نے جانے کیسے اس غار کا منہ دیکھ لیا، اس کی موت اسے یہاں گھیر لائی تھی۔ ورشا نے کہا، میرا خیال ہے وہ لوگ ضرور ادھر آئیں گے، کہیں انہیں اس سرنگ کا سراغ بھی نہ مل جائے۔ یہاں سے تو ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ارزنگ کہنے لگا، یہاں تک وہ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ باہر سے سرنگ کے منہ کو گھاس پھوس اور پتھروں سے اس طرح ڈھانپ دیا ہے کہ انہیں کبھی شک بھی نہیں ہو سکتا کہ یہاں کوئی اور سرنگ ہو سکتی ہے۔ ورشا نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا، شش، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آئی تھی۔ ارزنگ بولا، ہاں میں نے بھی سنی تھی۔ ٹھیک اس وقت غار کے باہر تالاب کے کنارے پر سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ انہیں اپنے ایک ساتھی کے گم ہونے کی خبر ملی۔ انہوں نے اسے آوازیں دے دے کر پکارا مگر کسی جگہ سے بھی کوئی جواب نہ ملا۔ وہ پتھر کے ساتھ ساتھ چلتے تالاب کے کنارے غار کے منہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہاں ان کا ایک گھوڑا ہنہنایا جس کی آواز اندر ارزنگ اور ورشا نے بھی سنی۔ ایک سپاہی نے بڑے غور سے دیوار کی طرف دیکھ کر کہا، ایسا لگتا ہے جیسے یہاں ضرور کوئی غار ہے۔ دوسرا بولا، یہاں غار کہاں سے آ گیا؟ یار چھوڑو اسے۔ تیسرا آدمی گھوڑے سے اتر کر بولا، میرا خیال ہے یہاں ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اب وہ سارے سپاہی اسی جگہ رک گئے۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر پتھروں کو ادھر ادھر ہٹایا تو سامنے غار کا منہ نظر آ گیا۔ ارے یہ غار ہے، وہ ضرور اندر گیا ہوگا، چلو میرے ساتھ اندر چل کے دیکھتے ہیں۔ سارے سپاہی اندر نہیں جا سکتے تھے، ہم باہر کھڑے رہتے ہیں، تم لوگ اندر جا کر دیکھ آؤ۔ 6-7 سپاہی تلوار سوچ کر غار کے اندر داخل ہو گئے، باقی سپاہی باہر کھڑے رہے۔ انہوں نے مشلیں روشن کر لی جن کی روشنی سے غار میں دن چڑھ آیا تھا، اور ارزنگ اور ورشا نے سرنگ کے اندر چھپے چھپے سپاہیوں کی آوازیں سن لی تھی۔ ورشا کا تو مارے خوف کے برا حال ہو رہا تھا، اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ارزنگ بھی پریشان ہو گئی، اسے اندیشہ تھا کہ کہیں سپاہی سرنگ کا سراغ نہ لگا لیں۔ وہ دم سادے سرنگ میں ورشا کے ساتھ ہی دبکا بیٹھا رہا۔ پاس ہی چینی سپاہی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اسے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ کہیں سپاہی مشلوں کی روشنی میں زمین پر گرا ہوا خون نہ دیکھ لے، اگرچہ اس نے خون کو مٹی اور پتھروں سے چھپا دیا تھا۔ جوں سپاہی غار میں آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے، ورشا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سپاہی ہر قدم پر اپنے ساتھی سپاہی کو آوازیں دے رہے تھے، ان کی آواز غار میں بھیانک گونج پیدا کرتی۔ ارزنگ نے سوچ لیا کہ اگر سپاہیوں نے اسے ڈھونڈ لیا تو وہ تلوار لے کر ان پر ٹوٹ پڑے گا اور کسی نہ کسی طرح غار سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ سرنگ کے اندر ایک قیدی بکرے کی طرح موت مرنا اس کو گوارا نہ تھا۔ سرنگ کی دیوار کی دراز میں سے اس نے دیکھا سپاہی مشلوں کی روشنی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ سرنگ کے پاس آ کر رک گئے۔ انہوں نے مشلیں لے کر چاروں طرف غار کی دیواروں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ مقام بڑا نازک تھا۔ ایک سپاہی مشل لے کر سرنگ کی دیوار کے پاس بھی آ گیا۔ ورشا نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ ارزنگ نے سر نیچے کر لیا، لیکن یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ سپاہی کو دیوار کی دھسیں دکھائی نہ دی۔
और वो यही समझे कि ये एक दीवार है जिसमें जंगली बेलें चढ़ी हुई हैं। हालांकि अगर वो बेल को पकड़कर खींचते तो सारी की सारी इनके हाथों में आ जाती और सुरंग के पत्थर सामने नजर आ जाते। लेकिन कुदरत ने अरजंग और वर्षा की जान बचानी थी। सिपाहियों को सुरंग दिखाई ना दी, फिर भी खतरा पूरी तरह ना टला था, क्योंकि सातों के सातों सिपाही इसी जगह खड़े थे और आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, आहर वो कहाँ गुम हो गया, अभी तो हमारे साथ था। दूसरा बोला, तालाब से पानी पीकर वो किधर गया था, तुम्हें कुछ मालूम है? पहले ने कहा, मैंने इसे इस गार की तरफ ही आते देखा था। दूसरे सिपाही ने कहा, मगर वो गार में तो नहीं है, फिर कहाँ चला गया? तीसरा सिपाही बोला, कहीं बाहर ना निकल गया हो। पहला सिपाही बोला, बाहर निकलकर वो कहाँ जा सकता है, वो जरूर यहीं कहीं छुपा हुआ है। तीसरे सिपाही ने राय दी, यहाँ और कहाँ छुपा होगा, गार तो यहाँ आकर बंद हो जाता है। एक और सिपाही बोला, कहीं इस गार में कोई दूसरा दरवाज़ा तो नहीं? दूसरा सिपाही बोला, मैंने एक दीवार को ठोंक बजाकर देख लिया है, यहाँ गार बिल्कुल बंद हो जाता है। अरजंग की तो जान ही निकल गई कि ये कमबख्त फिर से गार की तलाशी लेने लगे हैं। मगर हैरियत गुजरी कि उन्होंने दीवारों को फिर से टटोल कर देखने का ख्याल तर्क कर दिया। चलो इसे बाहर चलकर देखते हैं, वो ज़रूर पहाड़ी के ऊपर चला गया होगा। ये कहकर सारे सिपाही गार से निकल गए। इनके जाते ही गार में गहरी खामोशी छा गई और हल्का हल्का अंधेरा एक बार फिर छा गया। सुरंग के अंदर बैठे बैठे अरजंग और वर्षा ने सुख का सांस लिया। वर्षा ने आंखें बंद करके कहा, ऐ दीन देवता, तुम्हारा शुक्र है कि तुमने हमारी जान बचाई। अरजंग कहने लगा, अहमक औरत, देवताओं की बजाय मेरा शुक्रिया अदा करो। अगर मैं ये सुरंग ना खोदता तो तुम्हारे देवता भी तुम्हें ना बचा सकते थे। तुम्हारे देवता देखते देखते रह जाते और सिपाही तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाते। वर्षा बोली, बकवास बंद करो, तुम्हें भी देवताओं का शुक्र अदा करना चाहिए जिन्होंने हमारे दिमाग में सुरंग खोदने का ख्याल डाला। अरजंग ने वर्षा को झिड़क कर कहा, अब छोड़ो इन फजूल बातों को और सुरंग से निकलकर इस लाश को कहीं ठिकाने लगाओ। यहाँ हमें रहना है और हमारे साथ लाश नहीं रह सकती। वर्षा कहने लगी, मगर अभी तो वो गार से बाहर ही होंगे। अरजंग बोला, मैं जाकर देखता हूँ। अरजंग सुरंग से बाहर आ गया। बाहर आकर उसने सुरंग के मुंह पर दोबारा झाड़ियाँ रखी और दबे पांव चलता हुआ गार के दहाने पर आ गया। यहाँ एक जगह छुपकर इसने बाहर देखना शुरू कर दिया। सारे के सारे सिपाही अभी तक गार के बाहर तालाब के किनारे खड़े थे। मालूम हुआ कि कुछ सिपाही पहाड़ी के ऊपर गुमशुदा सिपाही को देखने गए हैं। सिपाही आपस में बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, बादशाह को जाकर क्या मुंह दिखाएंगे, वर्षा कमीनी को पकड़ लिया जाता तो बेहतर था, और अरजंग भी तो हाथ नहीं आया, बल्कि उल्टा हमारा एक सिपाही गुम हो गया है। शहंशाह तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मेरा तो ख्याल है कि दोनों गद्दार चीन छोड़कर भाग गए हैं, मगर वह दीवारें चीन इतनी आसानी से अबूर नहीं कर सकते। हो सकता है वो समंदर अबूर करके जापान की तरफ निकल गए हों। अरजंग को ख्याल आया कि वह समंदर अबूर करके जापान की तरफ भी भाग सकता है। ये एक अच्छा ख्याल था। अगरचे समंदर अबूर करना कोई आसान काम नहीं था और वैसे भी समंदर वहाँ से बहुत दूर था। फिर भी जब कोई सूरत बाकी ना रहे तो सिवाय इसके और क्या चारा हो सकता है। इतने में कुछ सिपाही पहाड़ी से उतर कर नीचे आ गए। क्यों, साथी सिपाही का कुछ पता चला? नहीं, हमने सारी पहाड़ी छान मारी, इसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। वो किसी जगह भी नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि वो वापस चला गया है। तुम्हारा क्या हाल है? वो भगोड़ा हो गया है? शायद नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। चीन के फौज का सिपाही भगोड़ा नहीं हो सकता। वो भाग कर कहाँ जा सकता है? ये बादशाह फमंचू की हुकूमत है, कोई मजाक नहीं। मगर सवाल यह है कि फिर वो कहाँ गायब हो गया? ये हम वापस महल में जाकर मालूम करेंगे। इस वक्त हमें फौरन महल में वापस जाना चाहिए। चलो दोस्तों, महल की तरफ चलते हैं। सारे सिपाहियों ने घोड़ों पर सवार होकर इन्हें एड़ी लगाई और इन्हें सर पर दौड़ाते हुए टीले के साथ साथ तालाब के किनारे किनारे मैदान की तरफ निकल गए। इनके जाते ही अरजंग फौरन गार में सुरंग के अंदर आ गया। इसने वर्षा को कहा कि सिपाही वहाँ से चले गए हैं। वर्षा ने कहा, शुक्र है सर से बला टली। अब हमें सिपाही की लाश को ठिकाने लगाना है। इसी गार में ज़मीन खोदकर इसे दबा देते हैं। अरजंग ने एक जगह से पत्थरों को हटाकर ज़मीन खोदना शुरू कर दी। काफ़ी देर की मेहनत के बाद एक गड़ा खोद दिया गया। सुरंग में से वो सिपाही की लाश को खींचकर बाहर ले आए। फिर लाश को कपड़ों समेत गड़े में फेंककर ऊपर मिट्टी डालकर इसे भर दिया। अब क्या करें? क्या इसी जगह बैठकर जादूगरनी के पैगाम का इंतजार करें? जादूगरनी का पैगाम कभी नहीं आएगा वर्षा, तो फिर यहाँ से भाग कर भी नहीं जा सकते। आहट जाएं तो कहाँ जाएं? मेरे जहन में एक ख्याल है। क्या? अरजंग ने कुछ सोच कर कहा, मैं हुन कौम के सरदार के सामने नाउम्मीद और नाकाम होकर वापस नहीं जाना चाहता। मैं फमंचू से अपने दोस्तों के कत्ल का बदला लेना चाहता हूँ, और मैं बदला इसी सूरत में ले सकता हूँ कि इसके शहजादे को कत्ल कर दूँ। इसकी एक ही सूरत है कि मैं बेस बदल कर शहर में सांप के कांटे का इलाज करने वाले जोगी के रूप में एक दुकान खोल लूँ, फिर किसी तरह एक सांप शाही महल तक पहुँचाकर शहजादे को डसवा दूँ और इसका काम तमाम कर दूँ। वर्षा बोली,
साजिश तो बड़ी अच्छी है, मगर सवाल ये है कि तुम्हें सांपों का तजर्बा है। मैं सांप को पकड़ने का काम खूब जानता हूँ। बस ये स्कीम बड़ी अच्छी है, इस पर अमल करेंगे। तुम इसी सुरंग में छुपी रहो जब तक मैं बेस बदल कर शहर जाकर दुकान खोलता हूँ, फिर तुम्हें भी अपने साथ वहाँ ले जाऊँगा। बेहतर है। अगले रोज अरजंग ने जोगी का बेस बदल लिया। इस बेस में वो पहचाना नहीं जाता था। खुद वर्षा की नजरें धोखा खा गई। इसे हुलिया बदलने में बड़ा कमाल हासिल था। अरजंग ने झोला गले में डाला और शहर की तरफ चल पड़ा। शहर में आकर अरजंग खुफिया तौर पर अपने कबीले के आदमी से मिला। सौदागर के मरने के बाद शहर में यही एक आदमी था जो अरजंग के कबीले से था और कैथे में उन कौम के सरदार की जासूसी करने पर लगा हुआ था। ये एक मामूली से महल्ले में रह रहा था और लोगों की भेड़ बकरियां चराकर गुजारा करता था। अरजंग छुप कर इससे मिला, इसे सारे हालात सुनाया। चरवाहे ने इससे पूछा, सौदागर की मौत के बाद तुम शहर में कहाँ रहोगी और ये जोगियों जैसा हुलिया क्यों बना रखा है? अगर तुम अपना तारुफ ना करवाते तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सकता था। अरजंग ने कहा, मुझ पर अब भारी जिम्मेदारी आन पड़ी है। वर्षा को मैंने गार में छुपा रखा है, इसे भी दिन में एक बार खाना देने जाना होगा। फिर वली अहद शहजादे का काम तमाम करने के लिए नई साजिश भी तैयार करनी होगी। चरवाहे ने कहा, ये काम तो तुम्हें करना ही होगा। वैसे अगर तुम चाहो तो वर्षा को खाना पहुंचाने का काम मैं अपने जिम्मे ले सकता हूँ। अरजंग ने कहा, नहीं नहीं, तुम अपना काम किए जाओ, तुम्हारे पास पहले ही बहुत काम है। सारे शहर की रोजाना की कारगुजारी लिख कर पीछे भिजवाना मामूली काम नहीं, मैं ये काम भी खुद ही कर लूँगा। तुम मेरे लिए सिर्फ इतना करो कि मुझे शहर के अंदर किसी एक जगह दुकान ले दो जहाँ मैं अपना काम शुरू कर सकूँ। सांपों का बंदोबस्त मैं 1-2 दिन में कर लूँगा, फिक्र न करो, मैं दुकान तुम्हें ले दूँगा। लेकिन तुमने सोचा क्या है? किसके बारे में? वलीअहद के कत्ल के बारे में। अरजंग अभी किसी को भी अपना राज नहीं बताना चाहता था। इसने कहा, अभी मैंने कुछ नहीं सोचा, तो 1 दिन के अंदर अंदर कोई फैसला कर लूँगा। चरवाहे ने शहर के अंदर अरजंग को एक दुकान दिलवा दी। अरजंग जंगल में से सांप पकड़ कर ले आया। इनको छोटे छोटे मिट्टी के मर्तबानों में बंद करके दुकान में सजा दिया। इसने यही मशहूर किया कि वो सांप के कांटे का इलाज करता है। सिर्फ आधी रात के वक्त रोटी और दूध लेकर तालाब वाले गार में जाता और वर्षा को खाना खिलाकर और दूसरे दिन का खाना वहां रख कर वापस अपनी दुकान पर आ जाता। मोहल्ले में इसने अपने आप को बड़ा शरीफ और नेक मशहूर कर रखा था। वो हर एक के साथ हलीमी और नरमी से गुफ्तगू करता। यूं वो एक मक्कार लोमड़ी की तरह बकरी की खाल पहनकर वक़्त का इंतजार करने लगा। मारिया चीन की सरहद के अंदर सफ़र कर रही थी। अरजंग को शहर के कैथे में इसकी सांपों की दुकान पर छोड़कर हम मारिया की तरफ चलते हैं, जो चीन के दारा हुकूमत की तरफ सफ़र कर रही थी। इसे सफ़र करते हुए तीसरा दिन था और वो रात को सफ़र करती बराबर आगे बढ़ती चली आ रही थी। रास्ते में कहीं कहीं आबादियाँ भी आ जाती। इस ज़माने में चीन में दूसरे मुल्कों की तरह बहुत कम आबादी थी। जंगल में रात बसर करने में बड़ी आसानी थी। मारिया बड़े मज़े से किसी एक जगह घोड़ा बांध कर सो जाती। आबादी में आकर इसे बहुत सी बातों का ख्याल रखना पड़ता, कोई इसका घोड़ा खोल कर ना ले जाए, वो खुद तो गायब है, कहीं कोई गाड़ी इसके ऊपर से न गुजर जाए। किसी के घर में वो नहीं जा सकती थी। गायब हालत में वो किसी से क्या कहे कि वो रात बसर करना चाहती है अपने घर में। लोग इसकी आवाज़ सुनकर ही भाग जाते, क्योंकि इसकी आवाज़ तो सुनाई देती मगर सूरत शक्ल नजर नहीं आती। वो कोशिश करती कि इसे जंगल में ही रात आए और वो आराम से रात बसर करे। लेकिन इस वक्त इसे शाम एक बस्ती के करीब आ रही थी। इस बस्ती के मकानों को उसने दूर ही से एक पहाड़ी की ढलान उतरते हुए देख लिया था। सूरज पूरी तरह से गरूब नहीं हुआ था, धूप काफ़ी ढल गई थी, इसका रंग सुनहरी हो गया था। मारिया ढलान उतरकर बस्ती के आसपास आ गई। ये काफ़ी बड़ी बस्ती थी और एक कस्बा लग रही थी। कस्बे के बाहर गले की मंडी भी लगी हुई थी, जहाँ व्यापारी अनाज वगैरह खरीद रहे थे। वहाँ काफ़ी लोग जमा थे। मारिया इन सब लोगों से बचकर निकल जाना चाहती थी ताकि वो बस्ती से बाहर निकलकर दूर किसी वीरान जगह पर रात बसर करे। मगर मुसीबत ये थी कि अब इसे भूख भी सख्त लग रही थी। प्यास का इलाज तो इसने रास्ते में नदी का पानी पीकर कर लिया था, लेकिन भूख का इसके पास कोई इलाज नहीं था सिवाय इसके कि वो किसी तंदूर पर जाकर रोटी खरीदे। रोटी खरीदने के लिए इसके पास पैसे भी नहीं थे। सारे के सारे पैसे इसके रास्ते में खर्च हो गए थे। मजबूरन इसे कस्बे से गुजर कर जाना पड़ा। इसका ख्याल था कि वो किसी नान भाई की दुकान पर जाकर एक रोटी उठा लेगी और खा लेगी, लेकिन इसके दिल को गुहारा ना था कि वो चोरी करे और नान भाई से रोटी लेकर इसे पैसे ना दे। सोच कर इसने एक तरकीब सोची। इसने सोचा कि वो अपने गले के चांदी का हार उतार कर नान भाई की थाली में रख देगी और वहाँ से रोटी उठा लेगी। ये सोचकर वो बस्ती के बड़े बाजार में दाखिल हो गई। इत्तेफाक से बस्ती के बड़े बाजार में एक भी नान भाई का तंदूर नहीं था। यहाँ सारी की सारी दुकानें कच्चे आटे और कच्चे चावलों की थी। फल के भी कोई दुकान नहीं थी।
ماریا چلتے چلتے ایک گلی میں سے گزرنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ گلی کی دوسری جانب جا کر کوئی تندور تلاش کر لے گی جہاں بڑے ہی غریب لوگوں کے کچے کچے مکان تھے۔ یہ ایک غریب واڑہ تھا، ہر طرف مفلسی ٹپک رہی تھی۔ ماریا کو ایک مکان میں سے دو بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ رک گئی۔ آواز اس قدر درد بھری تھی کہ وہ ایک قدم آگے نہ اٹھا سکی۔ یوں لگتا تھا جیسے بچے بھوک سے بلک کر رو رہے ہوں۔ ماریا گھوڑے سے اترنے لگی تو اسے خیال آیا کہ اس کے اترتے ہی گھوڑا ظاہر ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی اس کا گھوڑا کھول کر لے اڑے۔ اس نے گھوڑے کو کچے مکان کی دوسری طرف جنگلی تھور کے کانٹے دار بیل کے پیچھے کھڑا کر دیا اور خود چپکے سے کوٹھی کے باہر آ کر کھڑی ہوگی۔ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، پھر بھی وہ احتیاط سے کام لے رہی تھی کہ کوئی اس کے قدموں کی آواز نہ سن لے۔ کچی کوٹری کے سامنے پھٹا ہوا بوریا لٹک رہا تھا، اندر سے بچوں کے رونے کی آواز برابر آ رہی تھی۔ ماریا نے بڑی احتیاط سے پردہ ایک طرف کیا اور کوٹری میں آ گئی۔ اس کوٹری کی چھت میں ایک کافی بڑا سوراخ تھا جس میں سے شام کی دھوپ کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ماریا نے دیکھا کہ ایک عورت غمگین صورت بنائے چولہے پر ہنڈیاں چڑھائے بیٹھی ہے۔ اس کے قریب بیٹھے 4 بچے رو رہے ہیں۔ وہ باری باری سب کو چپ کرا رہی تھی اور خود بھی روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرے بچوں میں شوربہ پکا رہی ہوں، ابھی تمہیں ڈال کر دیتی ہوں۔ بچوں کے آگے لکڑی کی خالی کٹوریاں پڑی ہوئی تھی۔ ماریا بڑی حیران ہوئی کہ یہ اتنی دیر سے چولہے پر ہنڈیاں رکھے کیا بیٹھی ہے، بچے رو رہے ہیں اور اس نے ایک بار بھی ہنڈیا کا ڈھکن اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اتنے میں ایک بوڑھا چینی اندر آیا۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور وہ لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ عورت نے بوڑھے سے پوچھا، پیسے ملے بابا؟ بوڑھے نے زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا، نہیں بیٹی، جگیردار نے کہا ہے پیسے نہیں ہیں، نہ پیسے ملے نہ روٹی ملی۔ جگیردار ظالم ہے بیٹی، وہ دولت مند ہے، ہم غریب ہیں، اسے ہمارے بچوں کی بھوک کا کیا احساس ہو سکتا ہے؟ اس کے بچے سونے کا نوالا کھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو روٹی کا سوکھا ٹکڑا بھی نہیں ملتا۔ عورت نے کپڑا منہ کے آگے رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ بوڑھے نے کہا، یہ ہنڈیا میں کیا چڑھایا ہے؟ عورت نے سسکتی آواز میں کہا، بچوں کا دل بہلانے کے لیے، انہیں حوصلہ دینے کے لیے ہنڈیا میں پانی گرم کر کے ابال رہی ہوں، اس خیال سے کہ چولہے پر چڑھی ہوئی دیکھ کر یہ روئیں گے نہیں اور سو جائیں گے۔ بوڑھے نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، کل سے ہم سب کو فاقہ ہے، ہم سے فاقہ برداشت نہیں ہوتا تو پھر یہ معصوم بچے کیسے بھوک برداشت کریں گے؟ ان کو بلا نیند کہاں سے آئے گی؟ اب تو خدا سے یہی دعا ہے کہ وہ ان بچوں کو اٹھا لے، مجھ سے میرے پوتوں کے فاقے نہیں دیکھے جاتے۔ عورت نے رو کر کہا، بابا ایسا نہ کہو، میں مر جاؤں گی اگر میرے بچے زندہ نہ رہے، مگر بیٹی انہیں کھانے کو نہیں ملے گا تو یہ زندہ کیسے رہیں گے؟ تم بھی خدا سے دعا کرو کہ وہ ہمارے پردے رہنے دے اور ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے۔ ظالم بادشاہ اور جگیرداروں کے راج میں غریب کے بچے بھوکے ہی مرا کرتے ہیں۔ عورت نے روتے ہوئے کہا، بابا کیا ہماری کبھی نہیں سنی جائے گی؟ بوڑھے نے کہا، شاید کبھی زمین پر بھی غریب کی سنی جائے۔ اس وقت چین ایک جنت ہوگا، یہاں پر مزدوروں اور کسانوں کا راج ہوگا اور کوئی بھوکا نہیں رہے گا۔ مگر بیٹی وہ بڑی دور کی بات ہے، ابھی تو ہم جگیرداروں اور نوابوں کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ماریا نے ایسا دردناک منظر اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اسے تو اپنی بھوک بھی بھول گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس غریب عورت اور اس کے بچوں اور بھوکے بابا کی حالت دیکھ کر آنسو آ گئی۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ وہ جب تک اس بھوکے خاندان کو کھانا نہیں کھلائے گی خود بھی بھوکی رہے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ اس ظالم جگیردار سے اس کے ظلم کا بدلہ لے گی جس نے اس بوڑھے مزدور کی مزدوری نہ دے کر بچوں کو بھوکا رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے ان بچوں کو روٹی کھلانے کی فکر کی اور وہاں سے باہر نکل آئی۔ گھوڑے کو اس نے وہیں چھوڑا اور گلی میں سے نکل کر دوسرے بازار میں آ گئی۔ یہاں اسے ایک جانب سے مکی کی تازہ روٹیوں کی خوشبو آئی۔ وہ اس خوشبو کے ساتھ ساتھ چلتی ایک نان بائی کی دکان پر آ گئی۔ یہاں روٹیاں ایک تھال میں رکھی ہوئی تھیں اور نان بھائی لوگوں سے پیسے لے کر روٹیاں فروخت کر رہا تھا۔ ماریا نے جلدی سے تھال میں سے 6-7 روٹیاں اٹھا لی اور اس کی جگہ اپنے گلے کا چاندی کا ہار اتار کر رکھ دیا۔ نان بھائی نے جو تھال میں سے روٹیوں کو غائب ہوتے اور پھر چاندی کے ہار کو وہاں گرتے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے جلدی سے ہار اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا اور بولا، لوگوں یہ ہار میری بیٹی کا ہے، کل سے گم ہو گیا تھا، اب مل گیا ہے۔ لوگوں نے یہی سمجھا کہ نان بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، کسی نے اس کی طرف دھیان نہ دیا۔ ماریا نے بھی ضرورت محسوس نہ کی کہ نان بھائی کے جھوٹ کا پول کھول دے۔ اسے اس وقت بھوکے بچوں کا خیال آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے جلدی گلی میں سے گزر کر واپس کچے مکان میں پہنچی۔ وہاں ابھی تک بچے رو رہے تھے۔ ماریا نے جاتے ہی مکی کی روٹیاں ان کے درمیان پھینک دی۔ روٹیاں چھت پہ سے گرتی دیکھ کر عورت اور بوڑھے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ کہاں سے آ گئی بیٹی؟ عورت نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، آسمانوں کے رب نے ہماری دعا سن لی، میرے بچوں کی فریاد سن لی۔
اس نے اسی وقت روٹی توڑ کر بچوں کے منہ میں ڈالی۔ بچے خوش ہو کر روٹی کھانے لگے۔ بابا اور عورت نے بھی بڑے سکون کے ساتھ روٹی کھانا شروع کر دی۔ وہ روٹی کھاتے رہے اور ماریا ایک طرف کھڑے بڑے اطمینان سے انہیں دیکھتی رہی۔ اس کے دل کو سچی خوشی مل رہی تھی۔ کھانا کھا کر پانی پی کر ان کی جان میں جان آئی۔ عورت نے بچوں کو سلا دیا، بوڑھا بھی سو گیا۔ اب عورت اکیلی رہ گئی۔ اس نے زمین پر جھک کر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور خدا سے اس کی مہربانی کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ جب وہ خدا کی عبادت کر چکی تو ماریا نے آہستہ سے کہا، میری بہن، میں ایک آسمانی روح ہوں اور تم سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ وہ جاگیردار کہاں رہتا ہے جس نے تمہارے بابا کی مزدوری نہیں دی، جو تمہارے بابا کی مزدوری مار کر اپنے بچوں کو سونے کا نوالا کھلاتا ہے اور تمہارے بچوں کو بھوکا مارتا ہے۔ عورت تو دنگ سی رہ گئی، وہ گرتے گرتے بچی۔ ماریا نے اسے پھر سے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں میری بہن، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، میں تمہاری محبت کی وجہ سے آئی ہوں، مجھے بتاؤ کہ وہ جاگیردار کہاں رہتا ہے۔ عورت نے خشک اور سہمی ہوئی آواز میں کہا، اس بستی سے باہر، اس کا ایک محل ہے، وہ اس محل میں رہتا ہے۔ شکریہ، میں جا رہی ہوں، خدا تمہیں خوش رکھے۔ اب تمہارے بچے کبھی رات کو بھوکے نہیں سوئیں گے۔ میں جاگیردار سے تمہارے بابا کی مزدوری لینے جا رہی ہوں، میں پھر آؤں گی، خدا حافظ، خدا حافظ۔ عورت بچکی سے ہو کر کوٹھی میں دیکھتی رہ گئی اور ماریا بوریا اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اب رات ہو گئی، گلی میں کہیں کہیں مشلیں روشن ہو گئی تھی۔ ماریا نے اپنا گھوڑا کھولا، اس پر سوار ہوئی اور بستی سے باہر نکل آئی۔ جاگیردار کا محل اسے بستی سے نکلتے ہی سامنے دکھائی دینے لگا۔ وہ سب سے اونچی عمارت تھی اور اس میں جگمگ جگمگ روشنیاں ہو رہی تھیں۔ جاگیردار کے محل کے پاس جا کر ماریا رک گئی۔ محل کے پچھواڑے ایک چھوٹا سا درختوں کا ذخیرہ تھا۔ ماریا نے اس ذخیرے میں گھوڑے کو چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا اور خود جاگیردار کے محل کی طرف آ گئی۔ محل کے دروازے پر چوکیدار پہرا دے رہا تھا۔ ماریا اس کی نظریں بچا کر محل کے اندر داخل ہوگی۔ ماریا یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ جس بستی میں غریبوں کے بچے بھوک سے بلک بلک کر مر رہے ہیں، اس بستی میں ایک آدمی اتنے ٹھاٹ باٹ سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ اسے غریبوں کے بھوکے بچوں کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے۔ محل کے صحن میں فوارہ چل رہا تھا، مچھلی جگہ جگہ روشن تھی۔ نوکر جا کر بڑے خوش و خرم کام کاج کر رہے تھے۔ رات کے کھانے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ ماریا نوکروں وغیرہ سے بستی بچاتی جاگیردار کے محل کے اندر داخل ہوگی۔ یہاں کھانے کی میز لگی ہوئی تھی جس پر قسم قسم کے مزیدار کھانے چنے ہوئے تھے۔ موٹے پھولے ہوئے پیٹ اور لال لال چکندر جیسے چہرے والا جاگیردار بڑی سی چاندی کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے خوشامدی ساتھی میز کے ارد گرد بیٹھے جاگیردار کی تعریفیں کر رہے تھے۔ ماریا کو سخت غصہ آیا کہ یہ شخص یہاں اتنے عیش و آرام سے ہے اور ایک غریب آدمی کو اس کی محنت کی مزدوری بھی نہیں دیتا جس سے اس نے اپنے بچوں کو روٹی کھلانی تھی۔ جاگیردار کہکے لگا رہا تھا۔ ماریا ایک طرف کھڑی ہو کر یہ تماشا دیکھتی رہی۔ اتنے میں وہاں دو چار نوکر ایک لڑکے کو پکڑ کر لے آئے۔ جاگیردار نے پوچھا، اسے کیوں پکڑ کر لائے ہو؟ نوکر نے جھک کر کہا، حضور، اس نے بورچی خانے میں سے مرغی کا ایک انڈا چرا لیا ہے۔ جاگیردار نے کہا، کیوں لڑکے، تو نے انڈا کیوں چرایا؟ لڑکے نے روتے ہوئے کہا، حضور، میری ماں بیمار ہے، حکیم جی نے کہا ہے کہ بیمار اماں کو انڈا کھلاؤ گی تو وہ تندرست ہو جائے گی۔ حضور، ہمارے پاس کھانے کو روٹی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، انڈا کہاں سے لائیں گے؟ میں نے اسے بورچی خانے سے چرا لیا۔ جاگیردار نے کڑک کر کہا، تیری یہ ہمت کہ ہمارے بورچی خانے سے تو انڈا چوری کرے؟ لڑکے نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور معاف کر دیں، غلطی ہوگی، معاف کر دیں۔ جاگیردار نے غصے میں کہا، کبھی معاف نہیں کروں گا، اسے میرے سامنے کوڑے لگاؤ۔ نوکر تو جیسے پہلے ہی تیار بیٹھا تھا، اس نے جھک کر اداب کیا اور کوڑا نکال کر لڑکے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ لڑکے کی چیخیں نکل رہی تھی اور ظالم جاگیردار اور اس کے خوشامدی کہکے لگا رہے تھے۔ ماریا سے یہ برداشت نہ ہو سکا، وہ ایک دم آگے بڑھی۔ اس نے ہٹے کٹے نوکر کے ہاتھ سے ہنٹر چھین لیا۔ نوکر تو ہکا بکا رہ گیا کیونکہ ہنٹر اس کے ہی ہاتھ سے غائب ہو گیا تھا۔ جاگیردار نے کہا، کم وقت اسے مارتے کیوں نہیں؟ نوکر نے کہا، حضور، کسی نے ہنٹر چھین لیا ہے، کون ہے جس نے ہمارا ہنٹر چھینا؟ اس کے ساتھ ہی شراب کی آواز آئی اور ماریا نے نوکر کو ہنٹر سے مارنا شروع کر دیا۔ نوکر بلبلا اٹھا اور چلاتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ دوسرے نوکر نے اسے بچانے کی کوشش کی تو ماریا نے اسے بھی ہنٹروں سے دڑا دڑ مارنا شروع کر دیا۔ وہ بھی شور مچاتا چیختا چلاتا بھاگ گیا۔ یہ سارا تماشا جاگیردار اور اس کے خوشامدی دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے ہنٹروں کی آواز بھی آ رہی تھی اور نوکر بھی تڑپتے دکھائی دے رہے تھے، مگر نہ تو مارنے والا دکھائی دے رہا تھا اور نہ ہنٹر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنی چاندی کی کرسی سے اتر آیا۔ اس نے اپنے خوشامدیوں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ نوکر کمینے بہانہ بنا رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، میں خود ان کی خبر لیتا ہوں۔ جاگیردار آگے بڑھا تو ماریا اس کے پھولے ہوئے پیٹ پر ایک زوردار ہنٹر مار دیا۔
वो तड़प उठा, अरे जालिम मार डाला। इसके खुशामदी से बचाने के लिए आगे बढ़े। मारिया पीछे हट गई क्योंकि वो इतने बड़े हजूम का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसके पकड़े जाने का अंदेशा था। ठीक है कि वो किसी को नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन कोई ना कोई इसे झपट्टा मारकर पकड़ सकता था। वो एक तरफ हटकर खड़ी हो गई। जागीरदार ने इधर उधर देखा, कोई भूत प्रेत था। भाग गया, मेरे आते ही भाग गया। भला वो मेरा मुकाबला कर सकता था? खुशामदी एक जुबान होकर बोले, सरकार, आपका मुकाबला भला कौन माई का लाल कर सकता है? आप तो सारे चीन में एक ही बहादुर और दलेर जागीरदार हैं। जागीरदार ने खुश होकर कहा, आओ खाने पर टूट पड़ो दोस्तों। मैंने आज तुम्हारे लिए कितने ही सालन बकरे पकवाए हैं। चावल खास तौर पर ज़ाफ़रानी पानी में उबाला है। मैंने सफ़ेद मोरों के कबाब बनवाए हैं और समरकंद के हिरनों के टिक्के बनवाए हैं। खाओ पियो, खुश हो जाओ। खुशामदी खुशी से नारे लगाते मेज़ की तरफ बढ़े, जो खाने से लदी हुई थी। मारिया को बड़ा तैश आया कि ये लोग यहाँ बैठे सफ़ेद मोरों का गोश्त खा रहे हैं और बस्ती के अंदर गरीब माएँ अपने अपने बच्चों के लिए सूखी रोटी के एक एक टुकड़े को तरस रही हैं। मारिया आगे बढ़कर खानों से लदे हुए मेज़ के पास गई। उसने सालन के प्याले उठाकर एक एक करके खुशामदियों की तरफ फेंकना शुरू कर दिए। वो तो सारे हड़बड़ा के इनके कपड़े सालन से तरबतर हो गए, चेहरों पर चोटें आ गई। वो चीखते हुए भागने लगे। जागीरदार आगे बढ़ा तो एक तांबे का प्याला खटाक से इसके माथे पर आने लगा। सारे का सारा सालन इसके लिबास पर गिर पड़ा और पेशानी से खून बहना शुरू हो गया। जागीरदार भी शोर मचाता वहां से भाग गया। घर के नौकर जाकर इसकी मदद को आए। इन्हें भी शोरबे के प्याले लगे और वो भी वहां से उठकर दौड़ पड़े। मारिया ने जागीरदार का पीछा किया। वो एक कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गया। मारिया अंदर आ गई। मोटा होने की वजह से वो हाँफ रहा था। मारिया को बड़ा गुस्सा था कि इसने मासूम बच्चे को कोड़े लगवाए थे। इसने फर्श पर से एक रेशमी रस्सी उठाई और इस जागीरदार की गर्दन के गिर्द कस दिया। जागीरदार ने जोर से चीख मारी। चीख की आवाज सुनकर लोग इसकी तरफ दौड़े। मारिया ने इसे पूरी ताकत से खींचकर फर्श पर फेंक दिया और खुद परे हटकर खड़ी हो गई। जागीरदार की गर्दन में रेशमी रस्सी घुस गई थी और वहां से खून रसने लगा था। ये गरीबों का खून था जो बाहर निकल रहा था। नौकरों ने जागीरदार के गले से रस्सी उतारी और इसे बिस्तर पर लटा दिया। जागीरदार दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गया। फौरन हकीम को बुलाया गया। हकीम ने आकर जागीरदार को कोई सफूफ संगाया। जागीरदार होश में आया और फिर चीख मारकर बेहोश हो गया। मारिया वहां से बौची खाने में आ गई। यहाँ से इसने हिरन, मोर और तीतर का बुना हुआ गोश्त और सूखी मछलियाँ उठाकर थैले में डाली और महल से बाहर आकर घोड़े पर सवार होकर गरीब बूढ़े के झोपड़े की तरफ रवाना होगी। इसके झोपड़े में दिया भी नहीं जा रहा था। मारिया ने चुपके से खाने पीने की चीजें झोपड़े के अंदर रखी और वहां से चल दी। रात को खामोशी में बस्ती सुनसान थी। सिर्फ जागीरदार के महल में शोर मचा हुआ था। मारिया के दिल को सुकून हो गया कि इसने जागीरदार से बूढ़े की गरीबी और मासूम बच्चे के जुल्म का बदला ले लिया। वो रातों रात बस्ती से बाहर निकल आई और रात बसर करने के लिए कोई मुनासिब जगह तलाश करने लगी। अंधेरे में वो किसी जंगल में रात बसर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जंगल में रात बसर करने के लिए वो हमेशा शाम के वक्त जगह चुन लेती थी और फिर इसे अच्छी तरह साफ सुथरा कर लेती ताकि कीड़े मकोड़ों का खतरा ना रहे। मगर अब रात काफी गुजर चुकी थी। अंधेरा खूब गहरा हो गया था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। इसने सोचा रात किसी हवेली या बड़े घर के सहन या ड्योढ़ी में बसर करनी चाहिए। वो एक बार फिर बस्ती की तरफ आ गई और जागीरदार के महल के साथ वाले मकानों के आगे से गुजरने लगी। वो घोड़े पर बैठी कदम कदम चल रही थी। एक हवेली की ड्योढ़ी में इसे रोशनी दिखाई दी। इसने ड्योढ़ी में जाकर देखा, वहाँ एक बूढ़ा आदमी बोरिया ओढ़े सो रहा था। मारिया के ख्याल में इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती थी। इसने घोड़े पर से उतरकर इसे ड्योढ़ी में एक तरफ बांधा और खुद एक तरफ लेट गई। सख्त थकावट की वजह से इसे लेटते ही नींद आ गई। सुबह के वक्त भी वो सोई रही। वो गहरी नींद में सोई हुई थी कि दिन निकलने पर बूढ़ा चौकीदार बेदार हो गया। इसने उठकर जो ड्योढ़ी में एक तरफ सफेद घोड़ा बंधा हुआ देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि या खुदा, ये रातों रात सफेद घोड़ा कहाँ से आ गया। इसने घोड़े की गर्दन पर हाथ रखा तो घोड़ा जोर से हिनहनाया। इस आवाज से मारिया की आंख खुल गई। इसने देखा कि बूढ़ा चौकीदार हैरानगी से घोड़े को देख रहा है। घोड़े की आवाज सुनकर हवेली का मालिक भी नीचे आ गया। ये घोड़ा कहाँ से आया, कौन लाया इसे? चौकीदार ने कहा, सरकार मुझे मालूम नहीं, मैं रात को सो रहा था। सुबह उठा तो ये घोड़ा यहाँ बंधा हुआ था। कमाल है, इसे यहाँ कौन बांध गया? मालिक ने घोड़े को अच्छी तरह देखकर कहा, बड़ी आला नस्ल का घोड़ा है, इसे देवताओं ने मेरी सवारी के लिए दिया है। बस इसे काबू करके रखो, ये घोड़ा यहाँ से जाने ना पाए। मैं
हर रोज इस पर सवार होकर अपनी जमीनों पर जाया करूंगा। मेरे अस्तबल में तो इस किस्म का एक भी घोड़ा नहीं है। मारिया जरा परे खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। गोया ये हवेली का मालिक भी कोई जागीरदार किस्म का आदमी था और इसके घोड़े पर नाजायज तौर पर कब्जा करना चाहता था। मारिया दिल में बड़ा हंसी कि इस बस्ती के सारे जागीरदार दूसरों का हक मारते हैं। इसने सोचा कि जरा इस छोटे जागीरदार को भी इसके लालच का थोड़ा सा मजाक चखाना चाहिए। इसने आगे बढ़कर छोटे जागीरदार की कमीज पीछे से खींच ली। वो हड़बड़ा कर मुड़ा। इसने नौकर के मुंह पर जोर से तमाचा मार दिया। कमबख्त, मुझसे मजाक करता है। मारिया को बड़ा गुस्सा आया कि इसने नौकर को वैसे ही थप्पड़ मार दिया। मारिया ने एक जोरदार तमाचा छोटे जागीरदार के मुंह पर जड़ दिया। वो हैरान होकर इधर उधर तकने लगा क्योंकि नौकर इसके सामने खड़ा था और इसका हाथ बिल्कुल नहीं उठा था। अभी वो सोच ही रहा था कि मारिया ने दूसरा तमाचा जड़ दिया। छोटा जागीरदार ड्योढ़ी से दम दबाकर भाग गया। मारिया उचक्कर घोड़े पर सवार होगी। इसके सवार होते ही घोड़ा गायब हो गया। बूढ़े चौकीदार ने आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया कि घोड़ा कहाँ चला गया। मारिया सीधी जागीरदार के तवेले में आ गई। यहाँ इसके घोड़े बंधे हुए थे। मारिया ने सारे के सारे घोड़े एक एक करके खोल दिए और इन्हें मार मार कर वहाँ से भगा दिया। जागीरदार ने बेशुमार तोते, कबूतर, चिड़ियाँ पिंजरों में कैद कर रखी थी। मारिया ने सबके पिंजरे खोल दिए। सारे तोते, कबूतर और चिड़ियाँ फुट फुट करके उड़ गई। मारिया को बड़ी खुशी हुई कि इसने बेचारे मासूम परिंदों को जागीरदार की कैद से आजाद करा दिया। अब दिन काफी निकल आया था। मारिया सफेद घोड़े पर सवार बस्ती से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गई और चीन के दारा हुकूमत की तरफ इसने अपना सफर शुरू कर दिया। अंबर और नाग के बारे में इसे कुछ मालूम नहीं था। कोई मामूली सी खबर भी इसे नहीं थी कि इसके भाई कहाँ है और किस हाल में है। वैसे इसका दिल कह रहा था कि वो चीन के दारा हुकूमत कहते में ही है और बड़े खुशहाल है। इधर अरजंग की दुकान चल निकली। एक हफ्ते में ही वो सारे के इलाके में बड़ा मशहूर हो गया। इसे पहले ही से सांपों का तजर्बा था। वो सांप के जहर का इलाज कर लिया करता था। चनाचे इसके पास सांप के कांटे के जितने मरीज आए इसने इन्हें तंदुरुस्त करके वापस भेजा। इसकी वजह से अरजंग की शोहरत सारे शहर में फैल गई। दूर दूर से लोग इसके पास इलाज के लिए आने लगे। इसने भी अपने पर पूजे खिलाने शुरू कर दी। इसने शहर के सबसे मकार औरत कमाला को अपने हाथ नौकर रख लिया। इस औरत को इसने अपना राजदार बना लिया। इसे बताया कि वो एक बहुत बड़ा काम करने वाला है और अगर इसने अरजंग का साथ दिया तो वो इसे हीरो जवाहरात से माला माल कर देगा। कमाला बड़ी लालची औरत थी। जब अरजंग ने इसे बताया कि वो वली अहद शहजादे को सांप के जहर से हलाक करना चाहता है तो वो कांप उठी। मगर अरजंग ने इसे सोने चांदी का लालच दिया तो वो राजी होगी। कमाला ने अरजंग को एक भयानक तरकीब बताई। सुनो अरजंग, अगर तुम सांप लेकर महल में गए तो पकड़े जाओगे। मैं किसी तरह महल में जाकर मलका चीन तक रसाई हासिल करती हूँ। तो पहले एक बांसुरी लो और अपने सबसे जहरीले सांप को इस बांसुरी की आवाज़ पर लगा दो। सांप को ऐसी मशक करवाओ कि जब वो बांसुरी सुनाई दे तो अपनी पटारी से निकलकर बांसुरी बजाने वाले की तरफ रेंगना शुरू कर दे। फिर इसके पास पहुंचकर इसे डस दे। जब सांप को पूरी मशक करवा दी जाएगी तो मैं वो बांसुरी लेकर मलका चीन के महल में पहुंच जाऊंगी और वो बांसुरी मैं वली अहद शहजादे के पास बैठ के बजाया करूंगी। मलका ये समझेगी कि मैं शहजादे का दिल बहला रही हूँ। फिर एक रोज तुम सांप को महल के बाहर छोड़ जाना। मैं बांसुरी बजाऊंगी। सांप शहजादे के कमरे में आ जाएगा तो मैं बांसुरी इसके पास छोड़कर भाग जाऊंगी। बस फिर सांप शहजादे का खुद बहुत काम तमाम कर देगा। और अरजंग को कमाला की ये तरकीब इस कदर पसंद आई कि इसकी अकल और दानिशमंदी पर वो हैरान रह गया। इसने इसी वक्त शहर जाकर एक बांसुरी खरीदी और सबसे जहरीले नाग को इसकी आवाज़ पर मशक करवाना शुरू कर दी। वो जिस वक्त बांसुरी बजाता सांप पटारी में से निकलकर इसकी तरफ आना शुरू हो जाता। प्यारे लिसनर्स, जहरीली बांसुरी कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। नई कहानी तक के लिए अपने दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।